टारगेट यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अंग्रेज पानी समुद्र के रास्ते इंडिया आए। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हमारे देश यानी कि इंडिया पर पूरी तरह से शासन व्यवस्था उनके हाथ में था, पूरी तरह से कंट्रोल पूरे इंडिया पर कंट्रोल उनके हाथ में था, तो कैसे वहाँ से हमारे देश से अंग्रेजी शासन को यहाँ से भगाया गया। देखिए, अंग्रेज़ों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम मस्ती में कमा रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे, एकदम मौज में थे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इंसान को तब तक कोई समस्या, अगर इंसान कोई पैसे वाला इंसान है, उसके पास पैसा है, पर्याप्त मात्रा में धन है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन कब, जब उसके दिमाग में लालच न हो तब। अंग्रेज़ों के दिमाग में एक लालच आया और उस लालच ने पूरे यूरोपीय क्षेत्र को बर्बाद करके रख दिया। और उस लालच के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात है 18वीं शताब्दी की, जब पूरी दुनिया में औद्योगिकरण का युग आया, जब पूरी दुनिया में उद्योग धंधे तेज़ी से बढ़ने लगे। भाप के इंजन की खोज हुई, जिसकी वजह से, इंजन की खोज होने की वजह से हर जगह जगह कारखाने बनने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, और जिसकी वजह से सभी देशों के लोग, जितने यूरोपीय देशों में लोग थे, जितने भी यूरोपीय देशों में राजा महाराजा थे, सबके दिमाग में सिर्फ एक बात घूमने लगी कि कैसे अपना विस्तार किया जाए, कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। फ्रांस चाहता था कि वो विस्तार करे, इंग्लैंड चाहता था कि वो विस्तार करे। विस्तार करने का मतलब ये है कि ये देश चाहता था कि इन सारे एरियाओं पर कब्जा कर ले। फ्रांस चाहता था कि वो कब्जा कर ले, जर्मनी चाहता था कि वो कब्जा कर ले। पूरी दुनिया के लोगों में वह मनस्यता फैल गई, यूरोपीय लोगों में वह मनस्यता फैल गई, और सब एक दूसरे को अपने अधीन करना चाहते थे और अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि सारी दुनिया के लोग अगर किसी एक देश के अधीन हो जाएं तो देश तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा। सब इसी सपने में लग गए और एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में उन्होंने बनाया दो गुट बने। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो दो गुट बने, जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दो गुट जो बने और जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका प्रभाव भी भारत पर पड़ता है। तो पहले हम उन दोनों गुटों के बारे में जानेंगे और क्या भारत पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी जानेंगे। वो कौन से दो गुट थे जिन गुटों की लड़ाई विश्व युद्ध के रूप में बढ़ गई और जिसमें करोड़ों लोग, करोड़ों सैनिकों की जान गई, बहुत सारे लोग मारे गए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पूरी दुनिया के लोग जो पहले अमीर हुआ करते थे, उनको इस लड़ाई ने गरीबी की तरफ ढकेल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम मुख्यतः 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो क्या था, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो अंग्रेजों का भारत के प्रति रवैया क्या होता है, अंग्रेज भारतीय लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट आने के बाद कैसे भारतीय नेता अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन करना शुरू करते हैं। इन सब के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे, अब इसको रैप किया जाए और आगे का क्लास शुरू किया जाए। चलिए देखिए, समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जिसका पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध आखिर हुआ क्या। हर देश ये चाहता था, जितने भी यूरोपीय देश थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो चाहते थे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। इस चक्कर में हर यूरोपीय देश ये चाहता था कि हम बढ़े। तो भाई, बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप बढ़ेंगे तो दूसरे को दबाएंगे। तो ये यूरोपीय देश गुट बना लिए और 2 गुट बने। प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 से होती है और 11 नवंबर 1918 तक चलता है। ये हमको बस पढ़ लेना है, इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लास 10 का जो भारत में राष्ट्रवाद लेसन है उसके सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन जानना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेना है, इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं। यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी गई और 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक, लगभग 4 सालों तक ये लड़ाई चली। इसमें 2 गुट बने। एक गुट का नाम था केंद्रीय शक्ति। जब गुट बनता है तभी लड़ाई होती है।
बच्चे जब गुट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे क्या करता है, लड़ाई करता है। तो दो ग्रुप बने और एक ग्रुप का नाम था केंद्रीय शक्ति और दूसरे ग्रुप का नाम था मित्र देश। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया नामक देश थे और मित्र देशों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और लास्ट में इसमें यूएसए भी जुड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है, उसके बारे में हमको नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि मित्र देशों में ये लोग थे और केंद्रीय शक्ति में ये लोग थे। अब यूरोप का माहौल ये हो गया कि इन देशों के सैनिकों को, इन देश के लोगों के जहाज़ों को ये देश के लोग डुबाते रहते थे और इन देशों के लोगों के मारने का काम, डुबाने का काम, जहाज़ों को समुद्रों में डुबाने का काम ये लोग करते थे और भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी ज़बरदस्त हुई कि अगर हम डाटा की बात करें, अगर आप लोगों को मन करेगा तो लिख लीजिएगा, लड़ाई इतनी ज़बरदस्त हुई कि इसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग मतलब घायल हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का आंख फूटा, मत पूछिए क्या हुआ। 2 करोड़ लोग जो है पूरी तरीके से क्या हो गए, 2 करोड़ लोग पूरी तरीके से घायल हो गए, किसी ना किसी चीज़ के शिकार हो गए। 1 करोड़ लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए और 80 लाख लोगों का पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। ये विश्व युद्ध का परिणाम निकला और बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई हुआ। ये इसको देखते थे तो कूटते थे और ये लोग इनको देखते थे तो कूटते थे, एकदम मतलब जहाँ मिले वहाँ मारो। सिर्फ मारना ही एक विकल्प रह गया था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विश्व युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया के देशों पर पड़ा। क्यों? क्योंकि इकलौता ग्रेट ब्रिटेन ऐसा देश था जो उस समय लगभग 50 से भी अधिक देशों पर शासन करता था और 50 से अधिक देशों पर शासन करता था तो युद्ध करेगा, अगर ये लड़ाई लड़ेगा तो उन देशों से मदद मांगेगा, रुपए से, पैसे से, सैनिक के रूप में। इसने कई करोड़, 2 करोड़ से भी अधिक, 1.5 करोड़ से भी अधिक मतलब सैनिकों को और लोगों को इकट्ठा किया था इस लड़ाई में, अकेला ग्रेट ब्रिटेन। तो पूरी दुनिया से इसने पैसे मंगाए और सच्चाई ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध समाप्ति हुई तो पूरी दुनिया में गरीबी, महामारी, दुर्भिक्ष, भोजन बिना लोग मर रहे थे। तो भारत का भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो सिलेबस में हमारे ये है, ये तो बस हमने लिख दिया इसलिए कि हम जान जाएं कि विश्व युद्ध हुआ क्या। देशों का समूह बना, एक समूह का नाम था केंद्रीय शक्ति, दूसरे समूह का नाम था मित्र शक्ति और दोनों ने जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी। 1 करोड़ लोग ऑन द स्पॉट मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई लंगड़ा हुआ, कोई लूला हुआ, इस तरीके से। और लगभग 85 से अधिक लाख लोग, 85 लाख से अधिक लाख लोग गायब हो गए, पते नहीं चला कहाँ गए। देखिए ये विश्व युद्ध का परिणाम था, इसीलिए तो इसे काला दिन कहते हैं। भयंकर लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। पूरी दुनिया पर तो इसका प्रभाव था ही, लेकिन भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था ये हमारे सिलेबस में है। ये क्वेश्चन पूछता है 10th के बोर्ड एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए रक्षा पर व्यय बढ़ गया, यानी कि अंग्रेज ही सब कुछ थे, भारत के सर्वा उस समय अंग्रेज थे। तो उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस पे पैसा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो भाई पैसा आएगा कहाँ से? पैसा अगर बढ़ा रहे हो, सैनिकों को आप पैसा दे रहे हो, देश का सारा पैसा सैनिकों को दे दोगे तो देश कैसे चलेगा? देश चलाने के लिए कहाँ से पैसा लाओगे? तो उन्होंने क्या किया, अन्य देशों से कर्जा लेना शुरू किया। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कर्जा देने वाला देश आज तक अमीर है, अमेरिका जैसा देश, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अन्य देशों को लड़ाने का काम किया। जब उसके लोग मारे गए हैं, यूएसए के जब लोग मारे गए हैं, तब वो युद्ध में कूदा है और लास्ट में जाके युद्ध की समाप्ति हुई है। नहीं तो शुरू में फंडिंग का काम, यानी कि अन्य देशों से पैसे काम, कोई भी देश जाता था हमको बंदूक चाहिए, तुरंत पकड़ाता था कि लीजिए पैसा दीजिए। मतलब पैसे से, रुपए से, बंदूक से सब बेचने में कौन एक्सपर्ट था? यूएसए जैसे देश थे। लड़ाने में किसी का हाथ था लगभग, ऐसा माना जाता है। इस युद्ध को चाहता यूएसए तो इस युद्ध को कब का रोक दिया होता, लेकिन नहीं। जब उसके लोग मारे गए तब उसको एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी लड़ना चाहिए, तब वो उतरा है युद्ध में। तो चलिए आगे जानते हैं। युद्ध का प्रभाव ये हुआ कि भारत का रक्षा व्यय बढ़ गया।
युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और सामानों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई, यानी कि एक सामान जो 1 रुपये का था वो 2 रुपये का हो गया। सोचिए अभी पेट्रोल के दाम 70 से 100 रुपये हुए हैं, तो हमारी ये हालत है। तो सोचिए कि अगर 70 से सीधा 150 हो जाए तो क्या हालत होगी। मतलब पूरी जनता तबाह, भारत की जनता पूरी तरह से तबाह हो गई। और सबसे इसमें डेंजर चीज़ ये था कि सिपाहियों की जबरन भर्ती होती थी। इस समय हम लोग खुद जाते हैं रैलियों में, दौड़ लगाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको किसी भी तरह भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाए। और उस समय गांव में लोगों को सैनिक आके पकड़ के ले जाते थे, चलो भैया तुम हट्टे कट्टे दिख रहे हो, चलो तुमको लड़ाएंगे। लोग भाग जाते थे, गांव में आते थे, ये लोग जबरदस्ती भर्ती करते थे लोगों को। जो युवा थोड़ा हट्टा कट्टा दिखा तुरंत लेके चले जाते थे, कहाँ, लड़ाई में। इसलिए गांव के युवा छुप कर मतलब रहा करते थे, डर कर रहा करते थे, क्योंकि कोई उस समय, क्योंकि अंग्रेज जिसकी भर्ती करते थे उसको सीधा विश्व युद्ध में लेके चले जाते थे और उसका मरना तय था। ज़्यादातर लोगों का मरना तय था, तो ये इसलिए लोग बचना चाहते थे। और अंग्रेज जबरदस्ती किसी के बेटवे को उठा ले गए। एक लड़का था, एक ही लड़के को उठा ले गए, बता बेचारा रोता बिलखता था। इससे गांव के लोग बहुत दुखित हो गए, जबरदस्ती भर्ती करने से गांव के लोग बहुत दुखित हो गए। सेकंड पॉइंट क्या था कि उस समय संजोग इतना खराब था कि 18-19 के दशक में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति उधर होती है और उसी के आसपास के समय में भारत में ज़्यादातर हिस्सों में फसल खराब हो गई, यानी कि भोजन हुआ ही नहीं, अनाज हुए ही नहीं। इसकी वजह से लोगों को भूख से मरना पड़ा। ये भारत की स्थिति हो गई थी। और जब 1921 में जनगणना कराया गया तो ये पाया गया कि इकलौते भारत जैसे देश में 120 से लगभग 130 लाख लोग भूखमरी से और तरह तरह की महामारी से लोग मर गए हैं। तो ये विश्व युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पे परिणाम था। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन फिर भी भारतीय नेताओं को, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था, भारतीय नेताओं को ये लग रहा था कि विश्व युद्ध की समाप्ति होगी और हम अंग्रेजों की मदद करेंगे, हम अंग्रेजों की सेवा करेंगे तो ये हमें आज़ाद कर देंगे। इस उम्मीद से भारतीय नेता अंग्रेजों की तरफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता, भारतीय जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के भारतीय नेता थे वो अंग्रेजों के पक्ष में बात करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज विश्व युद्ध से लौटेंगे तो हमें गिफ्ट में क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। गांधी जी, यहाँ तक कि गांधी जी ने युवाओं को प्रेरणा दिया कि अंग्रेजों का साथ दीजिए, लड़ाई लड़िए। गांधी जी भी उसके लिए युवाओं का आह्वान किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रुपए, पैसे, धन से जिस तरीके से मदद करना चाहिए उस तरीके से मदद किया अंग्रेजों का। लेकिन इसका परिणाम भारत की तो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई तो भारतीय लोगों को अभी भी इसका कोई दुख नहीं था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेजों का रवैया भारतीयों के प्रति नहीं बदलता है, तब भारतीय लोग किस प्रकार आंदोलन की शुरुआत करते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अगर आप लोगों को मन करेगा तो इसको लिख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा भारत पे और अंग्रेजों का रवैया भी भारत के प्रति बदल गया। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट ला दिया, भारत में रॉलेट एक्ट लाया और रॉलेट एक्ट लाके भारतीय नेताओं की जो आज़ादी थी उसको छीन लिया। अब तक अंग्रेज जो थे भारत में, अब बहुत बुरा प्रभाव था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और अंग्रेज जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध से छूटते हैं, हमको पता है कि 1914 से लेके 18 तक अंग्रेज जो थे उनका पूरा ध्यान प्रथम विश्व युद्ध पे था और इसलिए वो भारतीय नेताओं से कुछ बोल नहीं रहे थे। भारतीय नेताओं चूंकि उनका सपोर्ट कर रहे थे तो भाई कोई सपोर्ट करेगा तो हम क्यों उसको बोलेंगे और क्यों उससे लड़ाई लड़ने जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1918 में अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध से लौटे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, अंग्रेज वापस, उनका ध्यान कहाँ आया, इंडिया पे। तो उन्होंने एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक कानून पास किया जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट 1919। भारतीय नेता इसे काला कानून कहते थे। कारण क्या था कि इसका उद्देश्य एक ही था कि जो भारत में राजनीति नई नई पनप रही है, नए नए लीडर पैदा हो रहे हैं, नए नए आंदोलन चल रहे हैं, उनको दबाया जाए। जो भी राजनीतिक गतिविधि कर रहा है उसको पकड़ के कूचा जाए। ये अंग्रेजों का विचार था।
अंग्रेजों ने इस विचार पे बखूबी काम किया और 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इसमें बिना मुकदमे के किसी भी राजनीति करने वाले नेता को 2 साल की सजा थी। उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसे 2 साल तक जेल में बंद रखा जाएगा बिना किसी मुकदमा के, बिना अपील, बिना दलील और बिना कोई मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक बंद रखा जाएगा जेल में। ये अंग्रेजों का मतलब इंटेंशन हो गया था कि पूरी तरह से बंद करवा दिया जाए राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों का, क्योंकि ये गतिविधि करेंगे तो लोगों को उस्काएंगे तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, और लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो भाई हमको दिक्कत होगी। तो इससे बढ़िया है कि इनको पकड़ के कूचा जाए। और भैया एक प्रोसेस शुरू हो गया कूचने का। 6 अप्रैल 1919 में अब राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने हड़ताल करना शुरू किया कि अब ये मानने वाले हैं नहीं। अंग्रेजों, हमको लग रहा था कि ये लोग जैसे ही इनका खत्म होगा तो भारतीय राजनीतिक दल के नेताओं ने आंदोलन करना शुरू किया और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू किया। तो भाई रिटेलिएट अंग्रेजों ने उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पकड़ के कूचा, पीटा, मारा खूब जम के, किसी का टांग पकड़ा, किसी का पैर खींचा। जैसे लोग मिलते थे आंदोलनकारी वैसे पीटे जाते थे। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने जुलूस पर यहां तक कि गोली चला दी। मारना पीटना तो ठीक, लेकिन जुलूस पे इन्होंने गोली चला दी। ये कहाँ सुनने वाले थे। पंजाब में इस घटना के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया कि कोई निकले तुरंत गोली मार दो, और कमान आ गया उस जनरल डायर के हाथ में। जनरल डायर वही है, देखिए। अब इसी क्रम में इसके आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बैसाखी का त्यौहार था। पंजाबी लोग अमृतसर इकट्ठा हुए थे। पंजाब के जो लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, वो अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और जनरल डायर की सोच देखिए, उसे पता चला कि किसी बगीचे में लोग इकट्ठा हुए हैं जिसका नाम था जलियांवाला बाग। तो जनरल डायर चुपके से अपने सैन्य बल के साथ वहां जाता है, बिना कोई चेतावनी दिए। उस क्षेत्र को जो निकलने वाला, सिर्फ उस बाग की सबसे मतलब बुरी बात यह थी कि उसमें सिर्फ एक ही रास्ता था जाने का, और उस रास्ते पर ही जनरल डायर ने सैनिकों को खड़ा करा दिया और पिस्तौल गोलियों से भुजवा दिया सबको। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, और ऑन द स्पॉट लोग मरे। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। अंग्रेजों का फिर भी मन नहीं भरा, पूरा प्रोसेस चलता रहा। और गुजरवाला गांव में उन्होंने, यहाँ तक कि गांव में जो गांव ज़्यादा उग्र हो जाते थे उन गांव में वो बम फेंकवा देते थे। पूरे गांव में बम फेंकवा दिया। गुजरवाला गांव ये भी पंजाबी का है, वहाँ पर बम फेंकवा दिया गांव में कि नहीं मान रहे तो फेंक दो बम। जितने भी आंदोलनकारी थे कहीं भी दिख जाते थे तो अंग्रेज जमीन पर उनसे नाक रगड़वाते थे, मतलब पेट के बल चलवाते थे, सलाम ठुकवाते थे कि सलाम कर, चल सलाम कर, नाक रगड़। मतलब एकदम दुर्दशा कर दिए थे जितने भी आंदोलनकारी थे। ये वही लोग थे, ये वही भारतीय नेता थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, और ये सोच के सहायता की कि कल ये प्रथम विश्व युद्ध से लौटेंगे तो ये हमें आज़ादी देंगे, हमें अपने मन से हमारे देश को चलाने का अधिकार देंगे। और अंग्रेज जैसे ही लौट रहे हैं 18 के बाद 19 में तो रॉलेट एक्ट लाद दिए और उल्टा लोगों का दमन करना शुरू कर दिए, और एकदम बड़े पैमाने पर पिटाई शुरू लोगों की। और इधर इसी क्रम में एक और घटना होती है। देखिए, हम पढ़े हैं कि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 1917 में चंपारण बिहार में जाते हैं। तो वहाँ उनका 3 कठिया प्रथा होती है। चंपारण बिहार में 3 कठिया प्रथा होती है। तो वहाँ पर जाके वो किसानों की इस मांग, अंग्रेजी सरकार से मांग करते हैं, उसके लिए सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अंग्रेजी सरकार मान जाती है। 18 में अहमदाबाद आते हैं, वहाँ पर भी मिल मजदूरों की घटना है, उसके लिए भी लड़े, उसके लिए भी अंग्रेज मान गए। लेकिन आप कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पर ये लोग प्रथम विश्व युद्ध में थे, इनको भारतीयों का साथ चाहिए था, इसीलिए ये गांधी जी की बात मानते चले गए। 17 में बात माने, 18 में बात माने। गांधी जी जो कहते तो गांधी जी को लगता है ये तो हमारी बात मान रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग लौट के आए किसी को नहीं पहचानते थे। गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, पकड़ो पीटो। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज भीगी बिल्ली बन गए थे, मदद मांग रहे थे भारतीय नेताओं से
भारतीय जितने भी नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, उनसे मदद मांगते थे कि आप हमारी मदद कीजिए, आर्थिक रूप से मदद कीजिए, सैन्य रूप से मदद कीजिए, जैसे भी वो मदद कीजिए। और वहीं जब इनका काम निकल जाता है तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास करके जम के कुटाई करते हैं भारतीय नेताओं को। भारतीय नेताओं को समझ में आ गया था कि अंग्रेज सुधरने वाले नहीं हैं और ये मानने वाले भी नहीं हैं। ये पूरा क्रम चला। इधर खिलाफत आंदोलन, हमको पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। ऑटोमन एम्पायर हार जाता है तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्म गुरु, जिसे धर्म मुस्लिमों में मोहम्मद साहब के बाद जो सबसे बड़ा पद किसी का दिया जाता है तो उसे खलीफा का पद होता है। तो वहाँ के खलीफा जहाँ पर शासन करते थे वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। तो कहीं अंग्रेज उस खलीफा के साथ दुर्व्यवहार ना कर दें, वहाँ के लोगों को तंग ना करें, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री थी, मुस्लिम जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि हमारे लोगों को, यानी कि हमारे जो खलीफा हैं उनके साथ आप गलत नहीं कर सकते हैं, अगर आप उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो भारत में भी दो भाई जिनको हम अली ब्रदर्स कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, इस खिलाफत आंदोलन को भारत में भी आगे बढ़ाते हैं और 1 मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन करते हैं और अपने सभी देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ किया जाए, अंग्रेजों का खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। तो इधर खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इधर भारतीयों का आंदोलन चल रहा था। गांधी जी के दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए और एक नया आंदोलन चला दिया जाए इन अंग्रेजों के खिलाफ, जो नमक हराम है, गद्दार हैं, हम लोगों के साथ, हम लोगों की मदद लेके आज हम ही लोगों को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि इन सभी लोगों को जोड़ा जाए। खिलाफत आंदोलन, जो इन लोगों के अत्याचार से पीड़ित लोग थे उनको, खिलाफत आंदोलन में जो मुस्लिम वर्ग था उसको जोड़ा जाए और एक नया आंदोलन शुरू किया जाए। तो वाकई में एक नया आंदोलन शुरू होता है भारत में, जिसे हम कहते हैं गांधी जी का ये पहला आंदोलन था जो बड़े पैमाने पर पूरे देश के लोगों को आह्वान करके इकट्ठा किया गया था और लगभग पूरे देश के लोगों को जोड़ा गया था। अगर यह आंदोलन लास्ट तक चलता, 1, 2 साल, 3 साल तक चलता, तो हमें आज़ादी 1920, 21 या 22 में ही मिल चुकी होती। लेकिन कुछ कारणों से गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेते हैं, जिसका विरोध यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर भी करते हैं कि ये सही नहीं है। किसी एक घटना के कारण वो चौरी चौरा कांड गोरखपुर वाला हो जाता है, जिसमें पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बंद करके लोग फूंक देते हैं क्रोध में आके। तो इसी वजह से गांधी जी इसको वापस कर लेते हैं। भारतीय नेता उन पर दबाव डालते हैं और गांधी जी पर दबाव डालने का मतलब एक ही है कि गांधी जी रुस जाएंगे और उसके कोने में चले जाएंगे। मजबूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी की बात कोई जल्दी टालता नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन और उसके होने वाले भारत पर प्रभाव। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं।